10th की फ़िज़िक्स से हम 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं, यूनिट 10, 11 एंड 12। और अगर इनका बेस देखी जाए तो तीनों यूनिट्स ये वेव से रिलेटेड थे। फर्स्ट यूनिट में हमने वेव मोशन को देखा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा है, वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, कितनी टाइप्स की हैं। उसी में से एक वेव साउंड वेव को हमने स्टडी किया नेक्स्ट यूनिट में, और यूनिट 12 में हमने लाइट वेव्स को स्टडी किया। तो ये हमारे 3 यूनिट्स एक कैटेगरी के बनते हैं जिसमें वेव्स, वेव मोशन, प्रोपगेशन और उनके बिहेवियर को देखा जाता है। यूनिट 13 से यूनिट 16 तक की जो हमारी डिवीज़न है वो इलेक्ट्रिसिटी, या लास्ट यूनिट जो हमारा 16 है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि हम एक नई फील्ड की तरफ मूव करने लगें जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। यूनिट 13 में उसकी बेसिस हैं, 14, 15 में थोड़े से उसके एडवांस स्टेप्स हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। और लास्ट 2 यूनिट्स हमारे इन दोनों जो हमारी डिवीजन्स हुई हैं उससे थोड़े डिफरेंट हैं, आईसीटी और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स का। जो हम यूनिट 13 आज स्टार्ट करने लगे दैट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम अपने इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है या हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू ये देखेंगे। कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू, ये हमारी इसी यूनिट की डिस्कशन है। चार्जेस किस टाइप्स के हैं और हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कूलम्स लॉ है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस से ही यूज़ होना शुरू होता है और हम आगे इसी को कंटिन्यू रखते हैं। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वोल्ट क्या चीज़ है उसको डिफ़ाइन करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी बेसिस हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या चीज़ है, उसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैपेसिटर को किस किस तरीके से हम सर्किट के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मेन मेथड्स हैं, पैरेलल कम्बिनेशन एंड सीरीज़ कम्बिनेशन, वो भी इसी यूनिट की डिस्कशन है। जो हमारा यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है वो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं। जो हमारे व्हीकल्स के ऊपर पेंटिंग होती है, पेंट किया जाता है, उसके ऊपर भी चार्जेस के थ्रू उस बॉडी को चार्ज किया जाता है और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो उसकी बेसिस भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, या हम इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज भी कहते हैं, और स्टैटिक्स हम इसको 9th क्लास के फ़िज़िक्स में ये टर्म पढ़ के आ चुके हैं। जो चीज़ रेस्ट पे हो उसकी स्टडी को हम स्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसी स्टडी है चार्जेस की जिसमें चार्जेस रेस्ट कंडीशन पे हों। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो हम शायद इसको इग्नोर कर दें कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक है, ये चार्जेस मूव नहीं करते, लेकिन ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत डेंजरस है। हम इसके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं या जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो भी इस यूनिट के एंड पे डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिक चार्ज क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये आज की हमारी डिस्कशन है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी है। अगर आपने कभी कॉम अपने हेयर में चलाई है, प्लास्टिक कॉम है, और उसको जब अपने हेयर से पास कर देते हैं तो उसको अगर स्मॉल पेपर के पीसेस के पास लाएं तो वो कॉम उन पीसेस को अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्शन क्यों है? ऐसे ही एम्बर को अगर हम सिल्क के ऊपर रब करें तो ये भी पेपर के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये जो अट्रैक्शन है, ये अगर किसी केस में रिपल्शन हो
ये अट्रैक्शन और रिपल्शन किस वजह से है? इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। उस कॉम के अंदर, उस एम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिस वजह से ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही है पेपर पीसेस की। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर हम दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ रब करें, रबिंग पे हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे जो मोशन आती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये फ्रिक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, इसी के लिए दो एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि एक प्लास्टिक रॉड लें और उसको फर के साथ रब करके उसको सस्पेंड कर दें किसी भी सिल्क थ्रेड के साथ। ये एक प्लास्टिक रॉड है, इसको फर के साथ रब किया, रब करने से फ्रिक्शन जनरेट हुई है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस इसके अंदर आ गए और हमने इस रॉड को सिल्क थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दिया। इसी तरह एक और रॉड लें प्लास्टिक का और उसको भी फर के ऊपर रब करें, और जब इस सेकंड रॉड को हम फर्स्ट रॉड के करीब लेके आएंगे तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड्स वर चार्ज्ड। रब करने से ये दोनों रॉड्स जो हैं चार्ज हो गए, इसी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हम इसकी कंक्लूजन पे बाद में जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब हमारे पास एक रॉड है ग्लास का, ग्लास रॉड है और हमने उसको रब किया है सिल्क के साथ और उसी तरह उसको सस्पेंड कर दिया है थिक थ्रेड के साथ। अब अगर हम वो रॉड भी चार्ज हो चुके हैं, अब दूसरा रॉड जो प्लास्टिक रॉड था जिसको हमने फर के साथ रब किया था, अगर हम इसी ग्लास के करीब लेके आएँ ग्लास रॉड के, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है सेम रॉड के केस में, ये शो कर रही है कि ये बॉडीज चार्ज हैं। इन द फर्स्ट एक्टिविटी बोथ rods are of plastic and both of them have been rubbed with fur. Therefore, we assume that charges on both rods would be of the same kind. जहाँ पे रिपल्शन हो रही है यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो बॉडीज़ दोनों चार्ज हुई हैं इन पे सेम चार्ज है, इस वजह से रिपेल कर रहे हैं। और सेकंड केस में एक तो ग्लास रॉड है और दूसरा प्लास्टिक रॉड है, दोनों मटेरियल डिफरेंट हैं, दोनों को रब हमने डिफरेंट मटेरियल के ऊपर किया है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, इन दोनों का चार्ज सेम नहीं है। These opposite charges are conventionally called positive charge and negative charge. अब ये जो सेम चार्ज था इसका भी हम कुछ नहीं कह रहे कि दोनों नेगेटिव थे या दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन इस केस में हम कह सकते हैं कि जिसमें अट्रैक्शन हुई है इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये हमारी मेन चीज़ है कि रब जब भी हम करेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। हम पॉजिटिव चार्ज को नहीं कहते कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है, नेगेटिव चार्ज को हम एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ये जो दो एक्टिविटीज़ हमने की हैं इसकी बेस पे हम एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे या प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज ये किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। फ्रिक्शन से हम दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस प्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे भी हमने देखा है कि एक दफ़ा हमने रब किया, फ्रिक्शन की वजह से एक टाइप का चार्ज जनरेट हुआ, दूसरी दफ़ा हमने मटेरियल दूसरा लिया तो उससे दूसरे टाइप का चार्ज जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि एक तो फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होता है और दूसरा चार्ज की तो जो दो टाइप्स हैं वो दोनों हम फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट करा सकते हैं। चार्ज क्या चीज़ है, ये हमारी स्टार्ट में डेफिनेशन मिस हुई है, मैंने आपके लिए लिखी थी। डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ कॉल्ड चार्ज। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं हम उसको कहते हैं चार्ज है। और उस चार्ज की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
फ्रिक्शन से दोनों टाइप्स के चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं और इन चार्जेस की प्रॉपर्टी और क्या है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वाइल द अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। कोई बॉडी अगर चार्ज है, अगर बॉडी के अंदर दो बॉडीज़ के अंदर रिपल्शन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी चार्ज है, कि एक के अंदर नेगेटिव चार्जेस आए हुए हैं। ओनली नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट यहाँ पे था हम इसको प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं, 6 प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि सिर्फ नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। उसके बाद दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट with silk cloth will be equal to the amount of negative charge on the silk? What would happen if a neutral glass rod is brought near the positively charged glass rod? इन दोनों की डिटेल हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगी, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस था जिससे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कराया है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें तो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम बॉडीज़ को मूव नहीं कराएंगे, फ्रिक्शन की वजह से हमारा चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। कि हम दो बॉडीज़ को रब करें, उनको मूव कराएं आपस में तो फिर चार्ज जनरेट हो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारी इस चार्ज प्रोडक्शन से डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे हमने रबिंग कराई है दो बॉडीज़ की या फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट कराया है। यहाँ पे हम बॉडीज़ को रब नहीं करेंगे, जस्ट एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे और उसकी वजह से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इफ़ यू ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड, बोथ रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आएँ किसी भी एल्युमिनियम रॉड के पास जो कि न्यूट्रल हो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये न्यूट्रल रॉड था एल्युमिनियम का, उसके बावजूद ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, ये हम अभी जो दो एक्टिविटीज़ करेंगे इसमें इसकी डिटेल क्लियर हो जाएगी कि न्यूट्रल होने के बावजूद उसने अट्रैक्ट क्यों किया। This attraction between the charged and uncharged rods show as if both rods have unlike charges. ये अट्रैक्शन क्या शो कर रही है कि दोनों बॉडीज़ में अनलाइक चार्जेस हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है। ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा होता है लेकिन हुआ क्यों है, ये इस वजह से नहीं हुआ कि ये बॉडी चार्ज थी, ये पहले भी न्यूट्रल थी, ये अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन ये अट्रैक्शन क्यों हुई है। जब हमने चार्ज प्लास्टिक रॉड इस न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड के करीब लाया, उसमें हुआ क्या है कि ये जो चार्ज प्लास्टिक रॉड था इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिव चार्जेस थे, इन चार्जेस ने इस एल्युमिनियम रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे उनमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करा दिए, उनको रीअरेंज करा दिए। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज था और इस एल्युमिनियम रॉड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेम थे। तो जब ये रॉड हमने चार्ज रॉड एल्युमिनियम रॉड के करीब लाया तो इसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हुआ ये है कि इस रॉड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रीअरेंज हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए और अब यहाँ पे इस एंड की तरफ पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए और दूसरे एंड की तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। अब इस पॉजिटिव चार्ज के करीब नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। जो चार्ज प्लास्टिक रॉड हमने इसके करीब लाया है उसने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराया है, डिस्टेंस प्रोड्यूस कराया, फासला लाया किस में, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड। न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे उन दोनों के दरमियान में इसने फासला क्रिएट करा दिए, विच इज़ द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो इन दोनों को अट्रैक्ट करने का कॉज बन गया। बट टोटल चार्ज ऑन एल्युमिनियम रॉड इज स्टिल ज़ीरो।
एल्यूमिनियम रॉड पे टोटल चार्ज अभी भी ज़ीरो है, ये स्टिल न्यूट्रल है। इससे क्या पता चल रहा है? द अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कि सिर्फ अट्रैक्शन से ही हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी चार्ज है। ये बॉडी चार्ज नहीं थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी और अभी भी न्यूट्रल बॉडी है। सिर्फ ये जो हम चार्ज बॉडीज़ के करीब लेके आए, इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रीअरेंज हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन आई है। लेकिन ये एल्यूमिनियम रॉड चार्ज नहीं है। ये फिनोमेना जो है कि हम एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के करीब लेके आएँ या न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आएँ और उसमें एक किस्म का चार्ज इंड्यूस हो गया, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने स्टैटिकली खड़े खड़े विदाउट रबिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस करा दिया है, प्रोड्यूस करा दिया है, ज़बरदस्ती उसके अंदर एक किस्म का चार्ज प्रोड्यूस कराया, इंडक्शन हम इसको कहेंगे। सेकेंड एक्टिविटी से इसकी फर्दर डिटेल हम पे क्लियर हो जाएगी। दो मेटल स्फीयर्स लें और उनको किसी भी इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर लगा दें। ये इंसुलेटेड स्टैंड हैं और इनके ऊपर हमने दो मेटल स्फीयर लगा दिए और ये दोनों मेटल स्फीयर्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं ऊपर से। नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए। पहले इस सिचुएशन में कि दो स्फीयर्स को हमने दो इंसुलेटेड स्टैंड्स के ऊपर अटैच कर दिए और वो दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए। इनको हम डिटैच भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। इनको अटैच किए हुए हमने क्या किया? ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लिए और हम ये इन स्फीयर्स के करीब इसको ले आए। रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। ये रॉड क्या करेगा? इस होल स्फीयर से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये जो दो स्फीयर्स से इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, उनसे नेगेटिव चार्ज इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। तो जो पॉजिटिव हैं वो अब लाइक चार्जेस होने की वजह से इससे दूर जाना शुरू हो गए, तो नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के करीब आ गए और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो इससे अवे मूव कर गए। नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे आ गए। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स व्हाइल द रॉड इज स्टिल नियर द स्फीयर। अभी इस रॉड को यहाँ पे रखे हुए हम इन स्फीयर्स को अगर सेपरेट कर दें तो अब क्या हुआ है कि इस रॉड के अंदर नेगेटिव चार्जेस इधर इकट्ठे हुए थे। जब हमने सेपरेट किया है कि ये इसको दूर भी नहीं किया, इसने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट ही रखा है। इसके अट्रैक्शन के दौरान ही हमने इन दो स्फीयर्स को अलग अलग कर दिए। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि ये बॉडी ए जो थी, ये स्फीयर ए जो था, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। नाउ सेपरेट द स्फीयर्स while the rod still near the sphere A. Now if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged. अब हम इन दोनों स्फीयर्स को अगर टेस्ट करें, अब हमने रॉड हटा दी है और ये स्फीयर्स भी एक दूसरे से डिटैच हैं, दूर हो चुके हैं। तो अगर हम इनको टेस्ट करें तो ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज होंगे। इसके करीब अगर पॉजिटिव चार्ज मटेरियल लाएँ तो अट्रैक्ट करेगा, इसके करीब नेगेटिव चार्ज मटेरियल लेके आएँ तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। After removing the rod, the charges are uniformly distributed over the spheres of the spheres as shown. In this process, an equal and opposite charges appear on each metal sphere. यहाँ से लाइन मिसिंग है, वो मैंने इधर ऐड कर दी है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ है, दोनों स्फीयर्स में इक्वल चार्ज और ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हमने इंडक्शन के थ्रू चार्ज करा दिया दो स्फीयर्स को, दो बॉडीज़ को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, जैसे ये चार्ज बॉडी थी, एन इंसुलेटेड कंडक्टर, जो कंडक्टर इंसुलेटेड हो, यानी कि वो किसी और चीज़ के साथ उसका कनेक्शन नहीं है कि वहाँ से उसके अंदर चार्जेस आ जाएं, ये इंसुलेटेड मटेरियल का इसका स्टैंड था। एन इंसुलेटेड कंडक्टर, और ये कंडक्टर था, मेटल इज़ अ कंडक्टर, डिवेल्प्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड।
दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसी भी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वेन एवर अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर कंडक्टर, एक इंसुलेटेड कंडक्टर के करीब अगर चार्ज बॉडी लेके आएँ, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज, जो उसका नियर एंड होगा वो उसके ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव था, इसका लाइक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आएगा अनलाइक क्योंकि ये अट्रैक्शन हो रही है। द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज वाइल द फार एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज, और जो इसका फार एंड होगा, जो दूर की साइड पे होगा, वो इससे लाइक चार्ज यहाँ पे डेवलप कर देगा। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो चार्जेस सेपरेट हुए, हम इस प्रोसेस को, इस सेपरेशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने ये डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है, चार्ज फ्रिक्शन के थ्रू कैसे जनरेट कराया जा सकता है, और विदाउट फ्रिक्शन इंड्यूस कैसे कराया जा सकता है। इसके लिए हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, और एंड हमने ये किया है कि जब किसी भी कंडक्टर के करीब एक चार्ज बॉडी लेके आएँ तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं और बॉडी चार्ज हो जाती है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर इंड्यूस करा सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक के साथ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाउ आर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है, उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया। आई थिंक इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले एग्जांपल लिख दी हैं, उसके बाद प्रोडक्शन है जिसमें दो एक्टिविटीज़ हैं, और एंड पे कंक्लूजन में हमने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की हैं चार्जेस की। यहाँ तक आपका इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफ़र फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें हम एक्टिविटी के साथ ये शो करके दिखा रहे हैं कि विदाउट फ्रिक्शन हम चार्जेस को इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर में आप फिगर्स भी साथ बनाएंगे जिसमें आप रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों शो करेंगे, और यहाँ पे भी न्यूट्रल बॉडी दिखाएंगे और उसमें ये शो करेंगे कि वो स्टिल न्यूट्रल है, जस्ट उसमें चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है।